पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 51 का पहला हिस्सा। मारिया, नाग और अंबर मंजिलों पर मंजिलें तय करते सफर करते रहे। उनकी मंजिल वो दरिया था जिसमें उनका बादमानी जहाज खड़ा था और जिसके किनारे खजूर के एक दरख्त तले मारिया ने खजाना दफन कर रखा था। अपने सफर के 7वें रोज वो एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां रेतले खुश्क मैदानों का सिलसिला खत्म हो गया। अब सामने हरी भरी खेतियां थी जिनमें कहीं कहीं किसान हल चलाते नजर आते थे। अंबर ने कहा, मालूम होता है इस टीले के पीछे कोई शहर आबाद है। वो खेत चलते टीले का चक्कर काट कर दूसरी जानिब आए तो क्या देखते हैं कि सामने एक शहर की फसील है जिसके अंदर मकानों की छतें और ममटियां नजर आती हैं। तीनों एक लंबे सफर की थकान से चूर थे और शहर की किसी सराय में आराम करके फिर से ताजा दम होना चाहते थे। चुनाचे वो शहर की फसील की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहरा लगा था। उन्होंने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और वो थे भी मुसाफिर ही। उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। ये काफी लंबा चौड़ा आबाद शहर था। लोगों का लिबास साफ सुथरा था और उनके चेहरों से मालूम होता था कि लोग यहाँ खुशहाल हैं। मकान पुख्ता हैं। अमीर आदमियों की हवेलियों के बाहर पहरेदार खड़े थे। ताजिर लोग घोड़ों पर सवार घूम फिर कर शहर की मंडी से माल वगैरह खरीद रहे थे। औरतें चादरों में लिपटी आ जा रही थी। एक अमीर की सवारी चली आ रही थी। हबशी गुलामों ने तख्त कंधों पर उठा रखा था। तख्त के ऊपर चांदी की कुर्सी थी जिस पर अमीर बैठा था। कनीजें और गुलाम आगे आगे हाथ बांधे चल रहे थे। एक जगह गुलाम बड़े बड़े पत्थर रेड़ों पर लादे लिए जा रहे थे। सिपाही उन पर चाबकें बरसा रहे थे। गुलाम दर्द से तड़प कर रह जाते मगर जबान से उफ तक न करते। नाग ने अंबर से कहा, इस शहर का हाकिम कोई जालिम बादशाह मालूम होता है। गुलामों की जिंदगी यहाँ जानवरों से भी बदतर है। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल में हमें यहाँ के हाकिम के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। बस एक रात गुजारने आए हैं। एक रात गुजार कर आगे निकल चलेंगे। मारिया उनके साथ साथ घोड़े पर सवार चल रही थी, लेकिन चूंकि वो गायब थी इसलिए देखने वाले को उसका घोड़ा खाली दिखाई देता था। वो बोली, शाम सर पर आ गई और मुझे भूख लग रही है। कोई सराय तलाश करो अंबर भाई। एक जगह उन्हें कुछ ऊंट एक हवेली के दरवाजे के बाहर बैठे जुगाली करते मिले। करीबी सामान के बोरे पड़े थे। मालूम हुआ कि कारवां सराय है। यहाँ अंबर और नाग को एक कोठरी मिल गई। एक कोने में मारिया का भी बिस्तर लगा दिया गया। उन्होंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, खाना खाया और अंबर मारिया और नाग को कारवां सराय में छोड़कर खुद शहर की सैरो सियाहत करने निकल खड़े हुए। रात हो गई थी। शहर के मकानों में, बाजारों में और फसील के बुर्जों में जो रोशनियां हो रही थी और शहर के बीच में एक टीले पर शहर के बादशाह का महल था जहां चारों मीनारों पर मशालों के फानूस जगमगा रहे थे। अंबर सैर करते करते गली में आ गया। ये एक तंग सी गली थी। मकानों की दीवारों पर जंगली गुलाब की बेलें चढ़ी थी। एक मकान के करीब से गुजरते हुए उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अंबर चलते चलते अपने आप रुक गया। ये कौन औरत है जो रो रही है? उसने सोचा घर का दरवाजा बंद था। एक खिड़की में छोटी सी दर्ज थी जिसमें हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंबर ने उस दर्ज में से देखा कि अंदर कोठली में एक बूढ़ी औरत टूटी हुई चारपाई पर सर झुकाए बैठी सिसकियां भर कर रो रही है। ताक में दिया चल रहा है। अंबर का दिल उस बूढ़ी औरत की हमदर्दी से भर गया। उसके दिल में ख्याल आया कि मालूम करना चाहिए इस औरत को क्या दुख है। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कौन है? अंबर ने झुककर सलाम किया और कहा, अम्मा जी, मैं इस शहर में परदेसी हूँ। मैं इस गली में से गुजर रहा था कि आपके रोने की आवाज़ आई। कदम वहीं रुक गए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किसके गम में रो रही हैं? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। बूढ़ी औरत अंबर को कोठली में ले गई और सिसकियाँ भरते हुए बोली, बेटा खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, लेकिन तुम मेरे गम को दूर नहीं कर सकते। मेरा दिल जिस सदमे से पाश पाश हुआ जा रहा है वो मुझ बूढ़ी माँ को अकेले ही उठाना पड़ेगा। अब अगर देवता भी चाहें तो मेरी मदद नहीं कर सकते। अंबर ने कहा, माँ जी, नाउमीद ना हो। आप मुझे बताएं तो सही कि आप पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ी औरत ने मैले दुपट्टे से अपने आंसू पोंछकर कहा, बेटा अगर तुम मजबूर करते हो तो सुन लो। मेरा एक ही जवान बेटा था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। इस शहर के जालिम हाकिम की सवारी एक बार बाजार में से गुजर रही थी। मेरे बेटे ने अपना सर उसके आगे ना झुकाया। हाकिम ने तैश में आकर उसे गिरफ्तार करा दिया और हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। आज रात पिछले पहर मेरी आंख के तारे, मेरे जिगर के टुकड़े, खमाश की गर्दन उड़ा दी जाएगी और मैं कुछ न कर सकूंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर अंबर का दिल भर आया। उसने उसी वक्त उसके बेटे की मदद करने का फैसला कर लिया। माँ जी, ये बताएं कि आपका बेटा किस जगह कैद है? बूढ़ी औरत ने सिसकियां भरते हुए कहा, शाही महल के कैद खाने में किसी जगह है। अंबर ने कहा, माँ जी फिक्र न करें, आपका बेटा सुबह आपके कदमों में जिंदा लेकर आऊंगा। एक बार तो गमजदा माँ ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा, लेकिन फिर सर झुकाकर रोने लगी। मेरे दिल को झूठी तसल्लियां न दो बेटा। अब मैंने अपने बेटे की मौत को कबूल कर लिया है। मेरी किस्मत में यही लिखा था कि अपने जिगर के टुकड़े का कटा हुआ सर देखूं।
बूढ़ी औरत का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अंबर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम इसी वक्त शहर से निकलकर टीले के पीछे आखिरी खेत में चट्टान के पास मेरा और अपने बेटे खमाश का इंतजार करो। मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आधी रात के बाद किसी भी वक्त पहुंच जाऊंगा। उठो, जल्दी करो, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हारे बच्चे को मौत के मुंह से निकालकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। फिर तुम रातों रात इस इलाके से दूर निकल जाना। अंबर जो कुछ कह रहा था, बूढ़ी औरत को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर भी अंबर की बातों का उस पर असर हो गया और वो उठ खड़ी हुई। अंबर ने उसे अपना घोड़ा दिया। बूढ़ी औरत घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में शहर के दरवाजे की जानिब चल दी। अंबर वहां से सीधा करवांसराय में आ गया। नाग और मारिया को बूढ़ी औरत की दुख भरी कहानी सुनाकर मैं उस औरत की मदद करने शाही महल जा रहा हूँ। आधी रात के बाद लौटूंगा। नाग ने कहा, तुम अकेले वहां जाकर क्या करोगे? ऐसा करते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं और मारिया जाकर उस मजलूम को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मारिया गायब हो गई और मैं सांप का रूप बदल लूंगा। फिर हमें कोई ना देख सकेगा और हम बड़ी आसानी से उस नौजवान को छुड़ा कर ले आएंगे। ये बात अंबर की समझ में आ गई। उसने मारिया और नाग को शाही महल की तरफ भिजवाते हुए कहा, खमाश को शहर से बाहर टीले के अकबी खेत में चट्टान के पास उस बूढ़ी माँ के हवाले करके आना और उन्हें ताकीद करना कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से फरार हो जाएं। फिक्र न करो, ऐसा ही होगा। तुम कारवांसराय में ही हमारा इंतजार करना। नाग और मारिया इतना कहकर कारवांसराय से निकलकर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। दोनों घोड़ों पर सवार न हुए, बल्कि अपने घोड़ों को कारवांसराय में ही छोड़ गए। घोड़े उनके लिए परेशानी का बायस बन सकते थे। शहर के हाकिम का महल वहां से थोड़ी ही दूर था। अब रात खासी भीग चुकी थी। सारे शहर में हू का आलम था। गलियां बाजार अंधेरे में डूबे थे। कहीं कहीं चौराहों में लैंप जल रहे थे और चौकीदार लठ उठाए जागते रहो की आवाजें लगाते फिर रहे थे। मारिया गायब थी, वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। नाग एक इंसान की शक्ल में उसके साथ साथ चल रहा था। एक जगह चौकीदार ने उसे रोककर पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। नाग ने कहा, हम इसी शहर के रहने वाले हैं, परदेश से सफर करके अब आए हैं और अपने घर जा रहे हैं। चौकीदार ने ताजुब से कहा, तुम तो अकेले हो, फिर तुम हम क्यों कह रहे हो? तुम्हारे साथ और कौन है? अब नाग को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने खामखा मारिया का भी साथ जिक्र कर दिया। जल्दी से बोला कि असल में उसका चाचाजाद भाई भी साथ था, जिसको अपने घर छोड़कर आया है। चौकीदार ने उसे कुछ शक की नजर से देखा, लेकिन आगे जाने की इजाजत दे दी। अगर वो नाग से ये पूछ बैठता कि उसका घर किस मोहल्ले में है, तो वो उसका जवाब कभी न दे सकता। बहरहाल इसी तरह शहर के बाजारों में से गुजरते वो रात की खामोशी में बादशाह के महल के करीब पहुंच गए। अब उन्हें बड़ी एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि बादशाह के महल में दाखिल होना और फिर कैदखाने तक जाना कोई आसान काम न था। नाग ने मारिया से कहा कि वो सांप बनकर उसके कंधे पर बैठ जाता है, इस तरह से वो भी गायब हो जाएगा और वो दोनों बड़ी आसानी से शाही महल में दाखिल हो जाएंगे। मारिया ने कहा कि उन्हें ये इतला कहाँ से मिलेगी कि बदनसीब खमाश, जिसकी आज पिछले पहर गर्दन उड़ाई जाने वाली है, किस मकाम पर कैद है। इस इतला को हासिल करने के लिए उसे इंसान की शक्ल में आकर महल के किसी शख्स से बात करना जरूरी है। तुम फिक्र न करो, ऐसा करते हैं कि महल में दाखिल होकर मैं किसी न किसी शक्ल में जाहिर हो जाऊंगा और पूछगिछ करने की कोशिश करूंगा। ये कहकर नाग सांप की शक्ल में बदल गया और मारिया के कंधे पर जा बैठा। उसके साथ ही वो गायब हो गया। अब उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। मारिया महल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। बड़ा दरवाजा बंद था। उसके दोनों जानिब सोने की 2 बड़े फानूस रोशन थे। 4-5 सिपाही तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। सवाल यह था कि इस दरवाजे के अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। मारिया ने सरगोशी में कंधे पर बैठे हुए नाग से मशवरा किया। नाग ने कहा, ऐसा करो कि मुझे महल के करीब उतार दो, मैं किसी तरह से अंदर जाकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता हूँ। जब दरवाज़ा खुले तो तुम फौरन अंदर दाखिल हो जाना, क्योंकि तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। मारिया ने नाग को कंधे से उतार दिया। नाग मारिया के कंधे पर बैठा था तो मारिया की वजह से दिखाई न देता था, लेकिन अब जमीन पर आया तो जाहिर हो गया। लेकिन रात के अंधेरे ने जल्दी उसे अपनी स्याह चादर में छुपा लिया। नाग जमीन पर रेंगता हुआ शाही महल की तरफ चल पड़ा। मारिया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मारिया महल के दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। सांप एक जगह अंधेरा देकर दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ महल की दूसरी जानिब आ गया। यहाँ महल में कहीं कहीं रोशनियां हो रही थी। चाको चौबंद पहरेदार गश्त कर रहे थे। सांप दीवार के साथ लगकर रेंगता हुआ दरवाजे की पुश्त पर आ गया। यहाँ एक ड्योढ़ी थी जिसमें सिपाही पहरा दे रहे थे। अब सांप ने चालाकी से काम लिया। दरवाजे के बिल्कुल करीब जाकर उसने अपनी शक्ल बदल ली और एक निहायत हसीन औरत की सूरत में जाहिर होकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। साथ ही उसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। पहरेदारों ने एक खूबसूरत औरत को चीखते चिल्लाते देखा तो उसकी तरफ लपके। नाग औरत की शक्ल में चिल्लाया जा रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और ड्योढ़ी में ले आए। उसकी चीखों पुकार का यह असर हुआ कि दरवाजे की दूसरी जानिब सिपाहियों ने घबरा कर
कहा कि अंदर कौन चीखो पुकार कर रहा है। दरवाजे की छोटी खिड़की खोल दी कि अंदर जाकर देखें मामला क्या है। मारिया तो बाहर इसी इंतजार में खड़ी थी। जो ही खिड़की खुली, मारिया झट से महल के अंदर हो गई। अंदर आकर क्या देखती है कि एक हसीनो जमील औरत सिपाहियों की कैद में है और सिपाही उससे पूछ रहे हैं कि वो कौन है और महल में कैसे आ गई और क्यों शोर मचा रही है। मारिया ने पहले तो नाग को बिल्कुल न पहचाना, फिर जब उसने औरत की आंखों को देखा तो समझ गई कि ये तो नाग है जो औरत के रूप में है। वो उसके करीब आकर सरगोशी में बोली, नाग जल्दी करो, वक्त कम है। उसकी सरगोशी की आवाज़ सिपाही ने सुन ली। उसने चौंक कर नाग की तरफ देखा और बोला, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? नाग ने कहा, अभी बताता हूँ, मुझे प्यास लगी है, ज़रा पानी पिलाओ। सिपाही पानी लेने गया। दूसरा सिपाही दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। नाग एकदम से उठकर महल के जाने वाली रविश पर भागा। सिपाही शोर मचाते उसको पकड़ने लपके। झाड़ियों में जाकर नाग औरत का रूप बदलकर फिर से सांप बनकर मारिया के कंधे पर बैठ गया। सिपाही शशदर होकर रह गए कि अभी अभी एक औरत वहां थी, वो कहाँ चली गई। वो झाड़ियों में तलाश करते रह गए और मारिया नाग को लेकर महल के अंदर आ गई। अब मुश्किल उस कैद खाने को तलाश करने की थी जहां बदकिस्मत बूढ़ी औरत का बेटा खमाश कैद था। मारिया ने नाग से मशवरा किया तो उसने कहा कि वक्त बहुत कम है, मेरे ख्याल में हमें कोई ऐसा दरवाज़ा तलाश करना चाहिए जिसकी सीढ़ियाँ नीचे जाती हों। ज़रूर उधर ही कहीं तहखाना भी होगा। आखिर उन्हें एक दरवाज़ा मिल गया। उसका एक कवाड़ खुला था और सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। वो दोनों सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो अंधेरे में थोड़ी दूर चलने के बाद एक और दरवाज़ा मिला। ये बंद था। मारिया ने उसे धकेला तो वो खुल गया। अंदर कोने में एक दिया जल रहा था। ये एक रास्ता था जो घूमकर दूसरी तरफ एक तहखाने को निकल गया था। आखिर मारिया उस कोठरी के पास पहुंच गई जहां एक नौजवान दिए की मध्यम रोशनी में अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां पूरी कर रहा था। नाग ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है यही वो नौजवान खमाश है जिसको आज कत्ल कर दिया जाएगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि तारीक गुलाम गर्दिश में मशल की रोशनी हुई और सामने से सिपाहियों का एक दस्ता जेल के दरोगा के साथ वहां नमदार हुआ। उन्होंने कोठली खोलकर नौजवान को जंजीरों में जकड़ा और साथ ले चले। मारिया और नाग को यकीन हो गया कि यही वो नौजवान है। अब उसे इन जालिमों से बचाकर ले जाना था और ले जाना भी इस तरह था कि कोई उसका पीछा न कर सके, ताकि वो अपनी माँ को साथ लेकर शहर से भाग सके। मारिया और नाग भी सिपाहियों के साथ साथ उस मकाम पर आ गए जहाँ एक जल्लाद बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए गर्दन काटने को तैयार खड़ा था। मारिया बोली, कुछ करो नाग, ये लोग तो इसकी गर्दन काट डालेंगे। नाग ने खजरगोशी में कहा, घबराओ नहीं, अभी कुछ न कुछ हो जाएगा। वहां कुल 6 सिपाही, एक दरोगा और एक जल्लाद था। सिपाही ने कंधों पर तलवारें रखी थी, कमर पर तीर कमान लगे थे। वो पहरा दे रहे थे। दरोगे ने बादशाह का हुक्म पढ़कर सुनाया। नौजवान खमाश का रंग जर था। जल्लाद ने आगे बढ़कर खमाश की गर्दन पर हाथ रखा ताकि उसे झुकाए। अब वक्त बिल्कुल नहीं था। नाग ने एक जोरदार फुनकार मारी और अचानक वो एक बहुत बड़े अजदे की शक्ल में वहां नमदार हो गया। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। कत्लगाह में एकाएकी अजदा को देखकर सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरोगा पीछे को हटा। जल्लाद का कुल्हाड़ा वहीं का वहीं रुक गया। नाग उन लोगों को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने आग का शोला पिचकारी की तरह मुंह से निकाला और सबसे पहले जल्लाद पर फेंका। जल्लाद शोलों में जल उठा। उसके बाद नाग ने सिपाहियों पर शोलों की पिचकारी मारी। उन सबों को आग लग गई। दरोगा बाहर भागने लगा तो मारिया ने उसकी पीठ पर लात मारी। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। नाग ने उसे भी आग के शोलों के सुपुर्द कर दिया। शोले इस कदर भयानक थे कि वो लोग एक पल में जल भुन कर राख हो गए। नौजवान हैरतज़दा ये सारा तमाशा देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब नाग एकदम से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने नौजवान का हाथ थाम कर कहा, हमारे साथ जल्दी से भाग चलो। शहर के बाहर तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारी राह देख रही है। हैरान होने की जरूरत नहीं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं और तुम्हारी मदद को आए हैं। जल्दी करो, आओ मेरे साथ। नाग और मारिया उस नौजवान को लेकर तहखाने से बाहर आ गए। अब मरहला शाही महल से बाहर निकलने का था। नाग ने कहा, मारिया, हम उस नौजवान को लेकर महल के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा ख्याल है मैं एक तरफ से दीवार को गिरा देता हूँ। मारिया ने कहा, इस तरह शोर होगा, सिपाही आ जाएंगे, फिर क्या करें? नाग ने एक पल सोचा, फिर कहने लगा, मैंने एक दरख्त को देखा है जो एक दीवार पर झुका है। खमाश को उस दरख्त पर से कूदकर दूसरी तरफ जाना होगा। नौजवान खमाश को हैरानी पर हैरानी हो रही थी। पहले हैरानी कि एक अजदा उसकी कत्लगाह में आ गया, जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि देखते देखते 6-7 आदमियों को भून कर रख दिया। अब हैरानी ये थी कि ये शख्स नाग बातें किससे कर रहा था, क्योंकि खमाश को मारिया बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। नाग ने खमाश की हैरत उसके चेहरे से पढ़ ली और बोला, हैरान बाद में होते रहना, इस वक्त भागो मेरे पीछे। नाग नौजवान को लेकर महल की दीवार के साथ साथ चल पड़ा। दूर जाकर एक संगे मरमर की बारादरी के पास दरख्त उगा हुआ था जो घना था, जिसकी शाखें दीवार पर झुकी हुई थी। नाग ने खमाश से कहा कि वो उस दरख्त पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाए।
नौजवान खमाश दरख्त पर चढ़ने लगा। मारिया और नाग भी उसके पीछे चढ़ने लगे। दरख्त की टहनियां काफी नीचे तक झुकी हुई थी। वो बड़े आराम से महल की दूसरी जानिब चले गए। एक जगह उन्हें अस्तबल दिखाई दिया जिसमें घोड़े बंधे हुए थे। नाग ने अंदर जाकर 4 घोड़े खोले, उन पर जैन कसे और लेकर बाहर आ गया। उधर खमाश की सुगवार माँ अपने बेटे के इंतजार में शहर से दूर खेतों के पास चट्टान की ओट में बैठी घड़ियां गिन रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि उसका लखते जिगर एक नौजवान के साथ घोड़े पर सवार चला रहा है। बेटा माँ के कदमों में गिर पड़ा। नाग ने औरत को बताया कि उसे अंबर ने भिजवाया है और अब उन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके बादशाह की हुकूमत से बाहर निकल जाए। औरत ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और नाग को दुआ दी। फिर दोनों माँ बेटा घोड़े पर सवार हुए और रात के अंधेरे में गायब हो गए। नाग और मारिया वापस कारवांसराय की तरफ चल पड़े। अंबर को यह खुशखबरी सुना दी गई कि बूढ़ी औरत को उसके बेटे खमाश के साथ शहर से भगा दिया गया है। अंबर बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन उन्होंने सराय में सोकर गुजार दिया। शाम को उन्होंने नए घोड़े खरीदे, उन पर रास्ते के लिए खुराक वगैरह का जखीरा रखा और इस शहर से रवाना हो गए। उनके सामने एक घना जंगल था जो दरख्तों से भरा पड़ा था। नाग जंगल के रास्तों से वाकिफ था, चुनाचे आधी रात तक वो जंगल में चलते रहे। फिर एक जगह लेट कर सो गए। सुबह उठे और फिर सफर जारी कर दिया। गर्ज के इस तरह सफर करते करते वो एक रोज उस दरिया के पास जा पहुंचे जिसमें उनका जहाज लंगर अंदाज था। वो दरिया के किनारे किनारे ऊपर की ऊपर सिमत चलने लगे। शाम तक चलते गए लेकिन उनके जहाज की सूरत नजर नहीं आई। थक गए तो वहीं दरिया के किनारे डेरा जमा लिया और कुछ थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए। सुबह उठे तो धूप उनके सरों पर चमक रही थी और गर्मी बढ़ गई थी। नाग, मारिया और अंबर तीनों घोड़ों पर सवार हुए और फिर सफर शुरू कर दिया। दोपहर के बाद उन्हें दूर से अपने जहाज के मस्तूल नजर आ गए। अंबर खुशी से नाग से लिपट गया। मारिया के भी पांव खुशी से जमीन पर न टिकते थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों की दर बदरी के बाद वो अपने वतन वापस पहुंच गए हों। अभी उनके चेहरों पर मसरत के चिराग चल रहे थे कि अंबर ने जहाज की तरफ गौर से देखते हुए कहा, नाग, गौर से देख रहे हो जहाज को? तुमको कोई तब्दीली नजर नहीं आई? मसलन कौन सी तब्दीली? मारिया ने पूछा। और जब उन्होंने जहाज की जानिब आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि जहाज के मस्तूल पर उन्होंने जो सफ़ेद झंडा चढ़ा रखा था उसके बजाय वहाँ एक स्याह रंग का झंडा लहरा रहा था। वो बड़े हैरान हुए कि ये मामला क्या है। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है कि डाकुओं ने हमारे जहाज पर कब्जा कर रखा है। यह स्याह झंडा समंदरी डाकुओं की निशानी समझा जाता है। अंबर बोला, अब तो ये वहाँ चल कर ही मालूम होगा, लेकिन क्या हमारा मिलकर एक साथ वहाँ जाना ठीक होगा? नाग के इस खदशे पर मारिया ने कहा, जहाज के करीब तो पहुंचे, फिर मैं जाकर सारी खबर ले आऊंगी। मुझे तो कोई न देख सकेगा। कुछ देर बाद वो जहाज के करीब पहुंच गए। जहाज के अर्शे पर कुछ इस किस्म के लोग चल फिर रहे थे जो शक्ल से जराइम पेशा लगते थे। सरों पर रुमाल बंधे हैं, कानों में लोहे की बालियां हैं। मारिया ने कहा, ये तो समुद्री कज़ाक हैं जिन्होंने हमारे जहाज पर कब्जा कर लिया है। जहाज के निचले हिस्से के सुराखों में उन्हें कुछ ऐसी शक्लें बाहर देखी नजर आईं जिन पर परेशानी और मुसीबत के आसार नजर आ रहे थे। साफ लगता था कि ये लोग मुसीबत ज़दा गुलाम हैं और उन्हें गिरफ्तार करके किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अंबर ने कहा, मामला कुछ मशकूक है। नाग ने कहा, बहरहाल हमें जहाज पर पहुंचकर पता करना होगा कि असल बात क्या है। इसके बाद सोचेंगे कि जहाज को उन लोगों से क्यों कर बचाया जाए। अंबर बोला, तुम दोनों तो बगैर किसी दिक्कत के जहाज पर सवार हो सकते हो। रह गया मेरा मामला, तो मैं जहाज पर नौकरी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। यूँ हम तीनों जहाज पर सवार हो जाएंगे। अब सवाल रह जाता है कि जो खजाना हमने किनारे के झुंड में दफन किया है उसका क्या करें? मारिया कहने लगी, जाहिर है वो हम साथ तो नहीं ले जा सकते। जब जहाज को इन डाकुओं से पाक कर लेंगे तो वापस इसी जगह आकर खजाना निकाल कर चलते बनेंगे। नाग ने कहा, इसके सिवा हम कर क्या सकते हैं? बहरहाल अंबर भाई, तुम जहाज पर नौकरी हासिल करने की कोशिश करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हम ऊपर जहाज के डेक के शुमाली कोने में तुम्हारा इंतजार करेंगे। अंबर ने कहा, और अगर इन्होंने मुझे नौकर रखने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? नाग ने कहा, फिर सोचेंगे कि आप क्या करें। फिलहाल तो तुम जहाज की तरफ चलो। अंबर अपने साथियों से रुखसत होकर सीधा अपने जहाज के पास गया। जहाज को सीढ़ी लगी थी और उस पर मजदूर बड़े बड़े मटके उठाए लाद रहे थे। बादवान मस्तूलों के साथ लिपटे हुए थे। अर्शे पर एक स्याह रो हबशी खड़ा मटकों का हिसाब लिख रहा था। किनारे पर एक काना मोटा ताज़ा हिस्पानवी हाथ में हंटर पकड़े मोटी गर्दन में जवाहरात के मनकों की माला डाले बैठा गुलामों को गालियां बक रहा था। अंबर समझ गया कि यही जहाज का कप्तान है, क्योंकि सारे जहाजी उसके आगे झुककर और उसे सलाम करके गुजर रहे थे। अंबर ने भी झुककर सलाम किया और कहा कि वो त्यूनस के अरब सौदागर का बेटा है, बाप मर गया है, नौकरी चाहिए। काने कप्तान ने हंटर हवा में लहराकर पूछा, फर्श साफ कर लिया करोगे सौदागर के बच्चे? अंबर ने झुककर कहा, जरूर साफ कर लूंगा हुजूर। काने कप्तान ने कहका मारकर हंटर उसके पाँव में शराब से मारा और कहा, तो फिर मेरा मुंह क्या तक रहे हो? चलो जहाज के ऊपर, मुझे तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अंबर ने कहा, जनाब मैं अपनी बड़ी पुप्पी को जाकर कहा हूँ कि मुझे नौकरी मिल रही है।
मैं जा रहा हूँ, क्या इजाजत है? काने कप्तान ने हंटर एक बार फिर जोर से जमीन पर मारा। कमबख्त, तुम्हारी फुप्पी को चोर ले जाएंगे। जाओ अपनी फुप्पी के पास रहो, नौकरी की तुम्हें क्या जरूरत है? अंबर ने झट लजाजत से कहा, माफ करना जनाब, फिर कभी फुप्पी का नाम नहीं लूंगा। इतना कहकर अंबर जहाज के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा अगर जरा ठहर कर मौका मिला तो कोई बहाना बनाकर जहाज से उतरेगा, पीछे जाएगा और झाड़ियों के पास मारिया और नाग से मिल लेगा। सबसे ज्यादा फिक्र उसे अपने खजाने की थी। शाम के वक्त फर्श साफ करते करते वो किसी बहाने नीचे उतरा और छुपता छुपाता झाड़ियों के पास चला गया। यहाँ उसने मारिया और नाग को आवाजें दी मगर किसी ने जवाब न दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि या अल्लाह, ये लोग कहाँ चले गए? अभी तो उन्हें यहाँ छोड़ के गया था और फिर वो दोनों बड़ी आसानी से अंबर को मिल सकते थे। मारिया वैसे ही गायब रहती है और नाग कोई भी परिंदा बनकर उड़कर उसके पास जहाज पर आ सकता था। अंबर ने उन दोनों को काफी तलाश किया, आवाजें दी मगर कोई नतीजा न निकला। नाउमीद होकर वह वापस जहाज पर आ गया। अब करना खुदा का क्या हुआ कि जिस खजूरों के झुंड में अंबर, नाग और मारिया ने खजाना वहां रखा था, ठीक उसी जगह पर जहाज वालों ने जमीन खोदकर मट्टी निकालनी शुरू कर दी। जहाज में काने कप्तान का एक खास यार था जो नजूमी था। उसने नजूम का हिसाब लगाकर कप्तान से कहा कि खजूरों के इस झुंड के नीचे खजाना दफन है। बस फिर क्या था। ठीक आधी रात को कप्तान अपने चंद आदमियों के साथ वहां पहुंचा और मशलों की रोशनी में उन्होंने जमीन खोदनी शुरू कर दी। अंबर उस वक्त जहाज के अरशे पर लेटा जाग रहा था। उसने अरशे के जंगले के साथ लगकर देखा कि कप्तान के आदमी मशलों की रोशनी में जमीन खोद रहे थे। बूढ़ा नजूमी उसके करीब खड़ा था। अंबर का दिल धड़कने लगा क्योंकि उसे मालूम था कि खजाना वहां से अभी निकल आएगा। खजाना तो उन्होंने वही दबा रखा था। काश उस वक्त मारिया और नाग होते तो खजाने को बचा लेते। वो खुद क्या करे, उस जहाज को बचाए कि खजाने को? और फिर अकेला वो किस किस का मुकाबला करता? जहाज पर कम से कम 150 के करीब ताकतवर गुंडे जहाजी थे। उसके पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं था कि जिसकी मदद से वो उनको हलाक कर सकता। आखिरकार दिल में ये सोचकर मुतमईन हो गया कि चलो खजाना उस जहाज पर ही आ जाएगा। जिस वक्त वो जहाज पर कब्जा करेगा तो खजाना भी अपने आप उसके कब्जे में आ जाएगा। उस वक्त उसे सबसे ज्यादा जो ख्याल परेशान कर रहा था वो ये था कि नाग और मारिया कहाँ गायब हो गए। जहाजी जमीन खोद रहे थे। अभी उन्होंने थोड़ी सी जमीन ही खोदी थी कि नीचे से खजाना निकल आया। काने कप्तान ने खुशी से नारा लगाया और आगे बढ़कर नजूमी का मुंह चूम लिया। इस खजाने में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा मेरे दोस्त। खजाने का संदूक जहाज के निचले तहखाने में रख दिया गया। अंबर ने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि खजाना किस मकाम पर रखा है। जहाज को भी वहां 2-4 रोज मजीद रुकना था क्योंकि कुछ और गुलाम अफ्रीका से आ रहे थे। अंबर हर रोज दरिया के किनारे की झाड़ियों में जाकर नाग और मारिया को आवाजें देता, लेकिन वो तो जैसे वहां कभी भी नहीं थे। ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। खुदा जाने उन्हें कौन उठाकर ले गया था कि वो बिल्कुल ही बेबस हो गए। नाग भी अपने दुश्मन पर हमला न कर सका और मारिया भी, जो कि गायब थी और किसी को नजर नहीं आती थी, उसके काबू में आ गई। अंबर रात को भी डेक यानी अरचे पर निकलकर यूं ही इधर उधर टहलने लगा, इस ख्याल से कि शायद नाग और मारिया आ गए होंगे और उसे आवाजें दें, लेकिन उनको ना आना था और ना आए। आखिरकार जहाज की रुखसी का वक्त आ गया। अफ्रीका से मजीद गुलामों का एक गिरोह जहाज पर पहुंच गया। अब अंबर को उन गुलामों की हकीकत मालूम हो गई थी। ये जहाज काने कप्तान का था जो गुलामों की तिजारत करता था और वक्त आने पर बहरी डाकू भी बन जाता था और समंदर में अकेले अकेले जहाज के मुसाफिरों पर हमला करके उन्हें लूट लिया करता था। ये एक बद किरदार बदमाश था जिसके लिए किसी इंसान की गर्दन उड़ा देना ऐसे ही था जैसे गाजर या मूली की गर्दन कलम कर दी जाए। जहाज पर नौकरी के दूसरे ही दिन काने कप्तान की दरिंदगी का सबूत अमर को मिल गया। हुआ ये कि गुलाम किसी न किसी तरह नीचे से ऊपर अरशे पर ताज़ा हवा लेने आ गया। इत्तफाक से काना कप्तान उस वक्त वहीं खड़ा था। गुलामों के तहखाने से निकलकर ऊपर अरशे पर आना एक संगीन जुर्म था। उसने काले गुलाम को अपने करीब बुलाया, फिर जहाजियों से कहा कि उसे जहाज के मस्तूल के साथ बांध दो और गुलाम को बांध दिया गया। कप्तान ने जेब से खंजर निकाला और उसकी नोक गुलाम की आंखों के सामने लाकर कहा, मैं तुम्हारी एक आंख निकाल रहा हूँ, जरा गौर से देखते रहना। गुलाम को मालूम था कि उसकी मौत आ गई है। उसने शिद्दत खौफ से आंखें बंद कर लीं। कप्तान ने जल्दी से खंजर की नोक गुलाम की आंख में घोंप दी। एक फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई और गुलाम की एक आंख निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। काने कप्तान ने जोर से कहका लगाया और जहाजियों से कहा, अभी इसके लिए इतनी सजा काफी है, ले जाओ इसे नीचे। बेहोश गुलाम को जहाजी उठाकर नीचे ले गए। अंबर खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन उसने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि वक्त आने पर वो काने कप्तान से ऐसा ही बदला लेगा। 4 रोज के बाद जहाज का लंगर उठा दिया गया। बादबान खुल गए और जहाज ने दरिया में सीधे रुख समंदर की तरफ सफर शुरू कर दिया। अंबर को उस जहाज के एक एक कमरे, एक एक तहखाने का इल्म था, क्योंकि ये तो उसका अपना जहाज था और उसने नाग और मारिया के साथ मिलकर इस जहाज पर कई समंदरों का सफर किया था। 2 रोज जहाज दरिया में चलता रहा। तीसरे रोज वो दरिया के साथ ही समंदर में दाखिल हो गया।
ये नीला समंदर था और अंबर को इस समंदर के मुतालिक पूरी मालूमात थी। वो दिन भर जहाज के अरशे पर काम करता और रात को वहीं पड़कर सो रहता। उसने मालूम कर लिया था कि यह जहाज करताजना जा रहा है, जहां एक दौलतमंद यहूदी ताजर के हाथ ये सारे गुलाम औने पौने बेच दिए जाएंगे। वो संगदिल यहूदी ताजर उन गुलामों से जानवरों की तरह अपने खेतों में काम लेगा। दिन में एक बार उन्हें रूखी सूखी खाने को देगा और दिन भर बैलों की तरह काम पर लगाए रखेगा। अंबर ने दिल में इस बात का भी फैसला कर लिया कि वो जहाज पर कब्जा करते ही इन गुलामों को भी आज़ाद कर देगा। जहाज को नीले पानियों वाले खुले समंदर में सफ़र करते 4 रोज़ हो गए थे। मारिया और नाग का कहीं नामो निशान तक न था और अब तो वो समंदर में चलकर मिल भी नहीं सकते थे। अकेले अंबर के लिए 150 हट्टे कटे जहाजियों का मुकाबला करके जहाज पर कब्जा करना कुछ टेढ़ी खीर थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अंबर पर मौत हराम हो चुकी थी, यानी उसे सिवाय खुदा की ज़ात के दुनिया का कोई इंसान नहीं मार सकता था। लेकिन वो अकेला 150 आदमियों के खिलाफ कब तक तलवार या नेज़ा चला सकता था? और फिर जहाज़ में उसके पास ऐसा असलहा भी नहीं था कि वो छुप कर बैठ जाए और जहाज़ियों पर तीर चलाता जाए और जहाज़ी भी एक कतार में तो उसके सामने आने से रहे। बस इन्हीं ख्यालात में गुम अंबर रात को जहाज़ के अरशे पर लेटा आसमान पर चमकते सितारों को देखता रहा। जहाज़ को अभी पूरा 1 महीना समंदर में सफ़र करना था। अचानक उसे ख्याल आया कि वो सलाम्बू की रूह से मदद मांगे, लेकिन सलाम्बू तो खुद अपने अमाल का कफारा अदा करने के लिए किसी दूर दराज सितारे पर जा चुकी थी। फिर क्या करे? क्या सलाम्बू की ताबे रूह को बुला ले? एक बार सलाम्बू की ताबे रूह ने आकर उसकी मुश्किल में मदद की थी, मगर साथ ही साथ उसने कह दिया था कि उसे बार बार तंग न किया जाए। आखिर अंबर ने सलाम्बू की ताबे रूह को बुलाने का फैसला कर लिया। एक रात जबकि बारिश हो रही थी और आसमान पर बादल छाए थे, सारे जहाज़ी जहाज़ के निचले डेक में आराम कर रहे थे। ऊपर वाला अरशा बिल्कुल खाली था। अंबर ने सलाम्बू की ताबे रूह को बुलाने की कोशिशें शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक हल्का सा धमाका हुआ और सलाम्बू की ताबे रूह सामने आ गई। तुमने फिर मुझे परेशान किया है। मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे हरगिज़ ना बुलाया जाए, लेकिन तुम बाज नहीं आए। अंबर ने बड़े अदब से कहा, ए नेक दिल रूह, मैं अपनी इस गुस्ताखी की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मेरे ख़जाने और जहाज़ पर इन डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। मैं अकेला इनके आगे बेबस हूँ, मेरी मदद। रूह ने बात काट कर कहा, साफ साफ बताओ क्या चाहते हो? अंबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जहाज़ और अपने ख़जाने पर फिर से कब्जा कर लूँ। ताबे रूह ने कहा, सुनो, जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो जिस जगह मैं खड़ी होंगी इस जगह तुम्हें एक सफ़ेद शतरमुर्ग का अंडा मिलेगा। तुम इस अंडे को लेकर रख लेना और फिर जब तुम्हें ज़रूरत हो उसे लोगों के दरमियान फेंक देना। जो कोई जहाँ होगा वहीं बेहोश हो जाएगा। इतना कहकर रूह गायब हो गई। अंबर ने देखा कि जहाँ वो खड़ी थी वहाँ जहाज़ के अर्शे पर एक सफ़ेद रंग का अंडा पड़ा हुआ था। अंबर ने उसे उठाकर जेब में रखा और नीचे आ गया। अब वो इस इंतज़ार में रहने लगा कि कब सारे जहाज़ी ऊपर डेक पर एक साथ जमा होते हैं। ये बात मुश्किल थी। आखिर अंबर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने चुपके से एक जहाज़ी के पास जाकर कहा, कप्तान इन सब को ऊपर डेक पर बुला रहा है। जहाज़ी ऊपर आना शुरू हो गए। काना कप्तान उस वक्त अपने कैबिन में सो रहा था। जब अंबर ने देखा कि तकरीबन सारे जहाज़ी अर्शे पर जमा हो गए हैं तो उसने जेब से अंडा निकालकर उनके दरमियान फेंक दिया। अंडे में से धुआं निकला जिसकी वजह से सभी जहाज़ी गश खाकर गिर पड़े। अंबर ने एक एक जहाज़ी उठाकर समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। वो आखिरी जहाज़ी समंदर में फेंक रहा था कि काने कप्तान के एक वफादार जहाज़ी ने उसे देख लिया। ये शख्स ऊपर आने से बच गया था। उसने भागकर कप्तान को जगाया और उस भयानक हादसे की खबर दी। काना कप्तान गुस्से से फुनकारता हुआ ऊपर आया। उस वक्त अंबर आखिरी जहाज़ी को समंदर में फेंककर हाथ झाड़ रहा था। काने कप्तान ने तलवार निकाली और गरज कर कहा, ओ बदबख्त, तूने मेरे सारे जहाज़ियों को हिलाक कर दिया। मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। एक एक मल्लाह के नाम पर तुम्हारे 1,000 टुकड़े करूंगा। अंबर ने भी कमर के साथ बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। काने कप्तान का वफादार मल्लाह तलवार लहराता आगे बढ़ा ताकि अंबर के 2 टुकड़े कर दे। अंबर एक तरफ हट गया। मल्लाह ने पैंतरा बदलकर हमला किया और तलवार अंबर के पेट में उतार दी। तलवार की नोक पेट से दूसरी जानिब निकल गई। अंबर वहीं खड़ा रहा। खून का एक कतरा भी न निकला, बल्कि पलटकर अंबर ने खंजर मल्लाह के दिल में घोंप दिया। मल्लाह चीख मार कर गिरा और मर गया। अंबर ने खंजर फेंककर उसकी तलवार हाथ में ले ली। काना कप्तान इस करामत को हैरानी से देखता रहा, मगर अपने जहाज़ियों के कत्लेआम से उसके सर पर खून सवार था। उसने लपक कर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर एक माहिर शमशीरबाज था। उसने सोचा कि काने कप्तान को जरा शमशीर जनी के हाथ दिखाने चाहिए। बड़ी घमसान की जंग होने लगी। तलवार से तलवार टकराने लगी। एक बार तो काने कप्तान को भी नानी याद आ गई। वो सोचने लगा कि इसका मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं। उसको क्या खबर थी कि अंबर कोई मामूली आदमी है भी नहीं, बल्कि एक फिरौने मिस्र का शहजादा बेटा है जिससे उसका तख्तो ताज छीन लिया गया और जो 5000 बरस से जिंदगी के सहराओं में भटक रहा है, जिसे एक फ़कीर ने दुआ या बदुआ दी थी कि वो हमेशा जिंदा रहेगा और जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी वो मर नहीं सकेगा। लेकिन काना कप्तान भी बड़ा माहिर तलवारजन था।
किस्म किस्म के तलवार चलाने वालों से उसका पाला पड़ चुका था। उसने भी खूब अपने कमाल दिखाए। एक ऐसा वार किया जो अंबर के कंधे पर पड़ा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो तलवार कंधे को चीरती हुई दूर तक निकल जाती। इतना भरपूर वार, लेकिन वहां ऐसा हुआ कि तलवार कंधे से उछड़कर वापस आ गई। उसने चीखकर कहा, तुम कौन हो? अंबर ने तलवार काने कप्तान की गर्दन में दाखिल होते हुए कहा, तुम्हारा वालिद साहब हूं। तलवार दस्ते तक कप्तान की गर्दन में चली गई और सारी की सारी दूसरी तरफ से निकल आई। अंबर ने जोर से तलवार खींच ली। खून का एक फवारा उछलकर निकल आया, लेकिन काना कप्तान गिरा नहीं, बल्कि तलवार चलाता रहा। अंबर ने दूसरा वार उसके सीने पर किया। काना कप्तान फिर भी डटा रहा। आखिर अंबर का एक और वार खाकर गिरा और लड़खड़ाता हुआ समंदर में फिसल गया। अंबर ने उसके वफादार मल्लाह की भी लाश घसीटकर समंदर में फेंक दी। अब वो जहाज के अर्शे पर तनहा था और एक तरफ से जहाज का मालिक बन चुका था, मगर अभी काने कप्तान का साथी बूढ़ा नजूमी एक और मल्लाह बाकी था। ये मल्लाह नीचे कैद गुलामों के पिंजरे के बाहर पहरा दे रहा था। बूढ़ा नजूमी अपने कैबिन में जायचा बनाकर बैठा सोच रहा था कि वो कौन सी चाल चले कि अंबर से अपनी जान बख्शी कराए। उसने सारा ड्रामा एक सुराग में से देख लिया था। अंबर मल्लाह और कप्तान का काम तमाम करके नीचे कप्तान के कैबिन में आ गया। उसने जहाज के नक्शों पर कब्जा कर लिया। सितारों का रास्ता दिखाने वाले रहनुमा को जेब में रख लिया। कप्तान की टोपी सर पर रखी और तलवार हाथ में लेकर नजूमी के कमरे में आ गया। नजूमी जायचा सामने रखे किसी गहरी सोच में गुम था। अंबर ने अंदर आते ही जोर से दरवाजा बंद किया और कहा, ऐ सितारा शनास, तुम देख चुके हो कि मैंने तुम्हारे दोस्त कप्तान को इस सारे मल्लाहों समेत हिला करके समंदर में फेंक दिया और जहाज पर कब्जा कर लिया है, जो दरअसल मेरा जहाज है। अब मुझे बताओ कि कप्तान ने वो खजाना कहाँ रखा है जिस पर सिवाय मेरे किसी और का हक नहीं, क्योंकि वो मेरा ही है। सितारा शनास नजूमी जायचे के जरिए ये मालूम कर चुका था कि वो खजाना इस शख्स अंबर की मलकियत है, जो 5000 बरस से जिंदा चला आ रहा है और जो फिरौन मिस्र का बेटा है। नजूमी अंबर को देखकर अपनी जगह से उठा और सर झुकाकर अदब से बोला, शहजादे अंबर, मैं आपकी ताज़ीम बजा लाता हूँ। बेशक आप मिस्र के फिरौन के शहजादे हैं। मुझे मेरे जायचे ने सब कुछ बता दिया है। जायचा एक आईना है जिसमें माजी और आने वाले ज़माने के सारे वाक़यात का अक्स दिखाई देता है। अंबर ने कहा, अच्छा है नजूमी, अब जबकि तुम्हें मालूम हो गया कि मैं फिरौन मिस्र का बेटा हूँ और 5000 बरस से जिंदा हूँ और मौत का ताक़ुब कर रही हूँ, लेकिन मौत मुझसे भाग रही है, मुझे बताओ कि ख़जाना कहाँ है। नजूमी ने कहा, शहजादे, तुम्हारी अमानत ख़जाना इसी जहाज़ के सबसे निचले तहखाने में बंद है, मगर उसकी चाबियाँ कप्तान के साथ ही समंदर में चली गईं। अंबर बोला, कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ। अंबर नजूमी को साथ लेकर जहाज़ के तहखाने में आ गया। तहखाने का दरवाज़ा बंद था और बाहर बड़ा मजबूत ताला पड़ा था। अंबर के सामने बड़े से बड़ा ताला कोई हैसियत न रखता था। उसके एक ही मुक्के से ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो तहखाने में दाखिल हो गए। यहाँ बड़ा काट कबाड़ पड़ा था, फटे हुए बादबानों के ढेर, पुराने रस्से और कुंडे वगैरह उनके नीचे। आखिर वो संदूक अंबर को नजर आ गया जिसमें खजाना बंद था। अंबर ने खोल कर देखा, हीरे जवाहरात जूं के तूं पड़े थे। उसने संदूक बंद करके अपना ताला लगा दिया। तहखाने के दरवाजे पर भी उसने अपना कुफल डाल दिया। इस काम से फारिग होकर वो ऊपर जहाज के कप्तान के कमरे में आकर बैठ गए। नजूमी ने कहवा बनाकर अंबर को पेश किया। अंबर ने पूछा, ये जहाज इस वक्त किस सिमत को जा रहा है? नजूमी ने कहा, हम 4 डिग्री अर्ज बल पर जनूब मगरिब की तरफ जा रहे हैं। हमारी रफ्तार अगर यही रही और कोई तूफान रास्ते में ना आया तो हम 25 रोज के बाद करताजना की बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने सारे बदमाश और कातिल मलाहों को कुछ नहीं कहा जो जहाज चला रहे थे और खाना तैयार करते हैं। उन्हें सजाकर समझा दो कि अपना फ़र्ज होशियारी से अदा करते जाएं, वरना उनका भी वही अंजाम होगा जो उनके दूसरे भाइयों का हुआ। नजूमी ने सर झुकाकर कहा, मैं अभी जाकर उन्हें खबरदार करता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें, वो मेरे साथ आपके गुलाम हैं। अंबर बोला, हाँ, एक बात मैं साफ बता देना चाहता हूँ, मैंने फैसला कर रखा है कि करताजना पहुँचते ही सारे कैदी गुलामों को आज़ाद कर दूंगा। क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज़ है? नजूमी बोला, शहजादा सलामत, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हाँ, इतनी बात ज़रूर करूँगा कि अगर आप उन्हें यहूदी के हाथ फरोख्त कर दें तो आपको काफ़ी रकम मिल जाएगी। अंबर ने डांट कर कहा, मुझे किसी रकम की ज़रूरत नहीं है और फिर इन मजलूम गुलामों को फरोख्त करके मैं गुनाह नहीं कमाना चाहता। मेरे पास ख़जाना ही काफ़ी है और ये भी मैं इसलिए साथ रख रहा हूँ कि मुझे किसी ने तोहफे में दिया था। अगर कोई ऐसा वक्त आया तो मैं इसे भी तकसीम कर दूंगा। नजूमी खामोश हो गया। अंबर उसे कैबिन में ही छोड़कर नीचे तहखाने में उस मकाम पर आया जहाँ गुलाम कैद थे। कैद खाने के बाहर एक मोटा ताज़ा मल्लाह नंगी तलवार कंधे पर रखे पहरा दे रहा था। अंदर गुलाम भेड़ बकरियों की तरह बंद थे। अंबर ने पहरेदार से कहा, दरवाज़ा खोल दो, मैं जहाज़ का कप्तान हूँ और तुम्हें हुक्म देता हूँ। मोटे पहरेदार ने तलवार लहराकर कहा, अबे जा, घास खा गया है क्या? बड़ा आया कप्तान बनकर, अभी तेरी खबर लेता हूँ। पहरेदार मल्लाह तलवार चलाता आगे बढ़ा। अंबर ने उसे मना किया कि आगे मत बढ़ो, आगे तुम्हारी मौत खड़ी है। मगर मल्लाह तो मौत के इंतजार में था। उसने अंबर पर हमला कर लिया।
तलवार सीधी उसके पहलू में मारी। अंबर की जगह कोई और होता तो पहलू कट गया, लेकिन वहां तलवार जैसे पत्थर से टकराई और मल्लाह के हाथ में झनझना कर रह गई। अंबर ने कहा, उल्लू की दुम, तुम खौमखा मेरा वक्त जाया कर रहे हो। इतना कहकर उसने तलवार के एक ही वार से पहरेदार का काम तमाम कर दिया। फिर उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर दरवाज़ा खोला और गुलामों से कहा, मेरे भाइयों, मैं अंबर हूँ। मैंने जालिम कप्तान और जहाज़ के सारे संगदिल बदमाश मल्लाहों को समंदर में फेंक कर जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। दरअसल ये मेरा ही जहाज़ था। बहरहाल आज से तुम लोग आज़ाद हो। तुम जहाज़ पर जहाँ चाहे आज़ादी से चल फिर सकते हो और करताजना पहुँचते ही तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ये सुनकर गुलामों के चेहरों पर मसरत की लहर दौड़ गई। उन्होंने खुशी से नारे लगाकर अंबर का खैर मकदम किया। सारे गुलाम जेल की तंग कोठरी से निकलकर अरशे की ठंडी हवा में आकर लेट गए। उन्हें खाना वहीं दिया गया। जहाज में इतना राशन पानी था कि बड़ी आसानी से 6 माह तक गुजर बसर कर सकते थे। नजूमी ने जहाज चलाने वालों को भी जाकर बाखबर कर दिया कि अंबर नामी एक शख्स ने कप्तान और सारे मल्लाहों को हलाक करके जहाज पर कब्जा कर लिया है। मल्लाह शशदर होकर रह गए। नजूमी भी दिल में बड़ा परेशान था और उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो अंबर का दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसने नजूमी के बेहतरीन दोस्त और साथी को मार डाला था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अंबर पर कोई वार असर न करता। उसने चारों मल्लाहों से कहा कि वो रात को आएगा। ये कहकर नजूमी चला गया। अंबर अपने कैबिन में नक्शे पर झुका उसे गौर से देख रहा था। नजूमी ने उसे बताया कि चारों मल्लाह उसके वफादार बन गए हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो अंबर शहजादे के गुलाम बनकर जिंदा रहेंगे। अब क्या हुआ कि आधी रात को नजूमी उन चारों मल्लाहों के पास पहुंच गया। उनकी खुफिया मुलाकात हुई, जिसमें तय पाया कि अगर अंबर को किसी तरह से समंदर में उठाकर फेंक दिया जाए तो वो कुछ न कर सकेगा। नजूमी ने कहा, सिर्फ यही एक रास्ता रह गया है जिस पर चलकर हम इस जहाज पर कब्जा कर सकते हैं। फिर हम खजाने के 4 हिस्से करके इसे आपस में बांट लेंगे। एक मल्लाह ने कहा, लेकिन ये गुलाम तो सारे के सारे अंबर के वफादार हैं और उसके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर अंबर ने समंदर में गिरते हुए शोर मचा दिया तो ये हबशी गुलाम हमें जिंदा न छोड़ेंगे। नजूमी ने कहा, घबराते क्यों हो, इसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। यहाँ से 1 रोज के सफर पर बाएं जानिब एक जजीरा पड़ता है जो आबाद है। मैं अंबर को किसी न किसी तरह मजबूर कर दूंगा कि वो उस जजीरे पर इन गुलामों को आज़ाद करे। फिर जब जजीरे से जहाज आगे चलेगा तो हम अंबर को समंदर में फेंकने के लिए आज़ाद होंगे। मल्लाह बूढ़े नजूमी की अक्लमंदी पर आशश कर उठे। क्या बात है, लाजवाब तरकीब है। मैं जहाज की बड़ी चरखी में कोई झूठ मूठ का नुक्स पैदा कर देता हूँ और कह दूंगा कि अगर ये नुक्स किसी करीबी बंदरगाह पर जाकर दुरुस्त न किया तो जहाज करताजना ना पहुंच सकेगा। नजूमी ने मल्लाह का सर चूम लिया। क्या तरकीब तुम्हारे गधे जैसे दिमाग में आई है, ऐसा ही करेंगे। चुनाचे ऐसा ही किया गया। दूसरे रोज जहाज चलाने वाले मल्लाह ने जहाज की रफ्तार कम कर दी। अंबर वजह मालूम करने मल्लाह के पास आया तो देखा कि वो चरखी की देखभाल कर रहा है। क्या बात है, जहाज की रफ्तार क्यों कम कर दी गई? नजूमी वो उसके साथ था। मल्लाह ने अदब से सर झुकाकर कहा, कप्तान, चरखी में कोई नुक्स पैदा हो गया है जिसकी वजह से जहाज का रुख हर बार मशरिक की सिमत मुड़ जाता है। अगर ये नुक्स दूर ना किया गया तो हमारा जहाज करताजना के बजाय मुल्क चीन पहुंच जाएगा। नजूमी ने कहा, यह नुक्स कैसे दूर होगा, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। मल्लाह बोला, हुजूर, ये काम मेरे बस का नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। यहाँ से दूर मगरिब की जानिब एक जजीरे की बंदरगाह है, वहाँ जहाज साज मौजूद हैं। अगर हम 1 रोज के लिए उस जजीरे में चले चलें तो यह नुक्स बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। नजूमी ने कहा, शहजादे, मल्लाह ठीक कहता है। यहाँ से 1 रोज के सफर पर एक बड़ा आबाद और बारौनक जजीरा है, वहाँ जहाज साजी का एक कारखाना भी है। हम वहाँ बड़ी आसानी से अपने जहाज की चरखी को मुरम्मत करवा सकते हैं और ज़रूरत की अशिया भी खरीद सकते हैं। अंबर ने कहा, कितनी देर तक ये काम हो जाएगा? मल्लाह बोला, हुजूर, बस 1 ही दिन काफ़ी होगा। मैं चरखी लेकर कारखाने में जाऊँगा और इसमें नया धुरा डलवा लाऊंगा, फिर हम बड़ी आसानी से मंजिल तक सफ़र कर सकेंगे। अंबर ने कहा, ठीक है, जहाज़ का रुख जजीरे की बंदरगाह की तरफ मोड़ दो। नजूमी और मल्लाह भी यही चाहते थे। जहाज़ का रुख जजीरे की तरफ मोड़ दिया गया। शाम के खाने के बाद नजूमी अंबर के पास बैठा कहवा पी रहा था कि उसने गुलामों की बात छेड़ दी और कहा, शहजादे, अब जबकि हम बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये बेहतर ना होगा कि इन हबशी गुलामों को उसी बंदरगाह पर आज़ाद छोड़ दिया जाए? यहाँ से ये लोग बासानी वापस अपने अपने मुल्कों को जहाज़ों पर सवार होकर सफ़र कर सकेंगे। इस तरह से हमारी जिम्मेदारी भी अदा हो जाएगी और इनके ख्वाम-ख्वाह के 1 महीने के अखराजात से भी बच जाएंगे। अंबर ने सोचा कि नजूमी बूढ़े ने बहुत अच्छी तजवीज़ सलाह दी है। जब इन गुलामों को छोड़ना ही है तो क्यों ना किसी करीबी बंदरगाह पर छोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि इतनी दूर करताजना की बंदरगाह पर जाकर आज़ाद किया जाए। उसने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है, गुलामों को जाकर खुशखबरी सुना दो कि उन्हें 1 रोज़ बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। नजूमी ने गुलामों को झट जाकर यह खुशखबरी सुना दी कि जहाज़ 1 रोज़ बाद एक करीबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा जहाँ उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उस बंदरगाह से जहाज़ पर सवार होकर वो अपने वतन को वापस जा सकेंगे।
उस खबर ने गुलामों के गिरोह में खुशी की लहर दौड़ा दी। उन्होंने फलक शिगाफ नारे लगाए और अंबर की तारीफ के गीत गाने और खुशी से रक्स करने लगे। बुड्ढे ने जुम्मी की चाल कामयाब रही थी, तीर ठीक निशाने पर बैठा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।